हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन बोर्ड एग्ज़ाम वॉरियर्स। सो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर जो है KVS TGT PGT पेडागॉजी की प्लेलिस्ट से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, इसकी हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है यूथ कंपटीशन टाइम्स का KVS NVS DSSC की जो TGT PGT और PRT के सॉल्व पेपर्स हैं, हम उनका रिवीजन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, हमें उन्हें किस तरह से टैकल करना है और कैसे हम आंसर्स तक पहुंच पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ माई चैनल बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ये सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 40 मार्क्स ऐसे ही कहीं भी गेन नहीं होते हैं और बहुत 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 मैटर करते हैं। और पेडागॉजी एज यूजुअल जो मैं आपको बोल रही हूँ पिछली 2 वीडियोस से कि विदाउट प्रैक्टिस आप पेडागॉजी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। कल हमने क्वेश्चन नंबर 39 तक सॉल्व कर लिए थे और आज बारी है क्वेश्चन नंबर 40 से। तो टॉपिक भी चेंज हुआ है आज, शिक्षण के सिद्धांत, विधियां, युक्तियां एवं शिक्षण सूत्र। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए। सिनेमा क्लिप को देखने के बाद एक कक्षा में छात्रों के अधिगम को सुनिश्चित करने की उपयुक्त विधि है। तो कौन सी है? अभिन्यास लिखना, दैट मीन्स असाइनमेंट मीन्स। देखिए जरा एक्सप्लेनेशन। कक्षा में किसी सिनेमा के क्लिप देखने के बाद विद्यार्थियों में अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए असाइनमेंट लिखना एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों ने मूवी से जो भी ज्ञान अर्जित किया है उससे वह और अपने अनुभवों को के बेसिस पर वो उसे लिख पाते हैं, जिससे उनकी जो भी लर्निंग है वो स्टेबल हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कक्षा में खोजपूर्ण सर्वेक्षण की एक विधि के रूप में इस्तेमाल करना शिक्षार्थियों में डैश को बढ़ाता है। तो खोजपूर्ण सर्वेक्षण क्या बढ़ाएगा? आपकी जिज्ञासा। ऑब्वियसली ये तो हम गेम्स भी खेलते हैं बचपन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सभी बच्चों से एक जैसा उत्तर प्राप्त करने पर जोर देने के क्या विपरीत प्रभाव हो सकते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, बच्चों की अपनी समझ और कल्पना के विकास में बाधा पड़ेगी। तो आपने ये चीज़ देखी भी होगी कि जैसे बोलते हैं ना कि भेड़ चाल हो रही है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसीलिए मना करते हैं कि भेड़ चाल नहीं करनी चाहिए। आप एक ही चीज़, एक ही आंसर देने पर बच्चों को प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे वो अपनी समझ और अपनी कल्पना का विकास नहीं कर पाते हैं। ओके, देखिए एनवीएस का टीजीटी का क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, शिक्षण के अन्वेषण दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण परिणाम डैश होता है। तो क्या है? संकल्पनात्मक समझ। तो फ्रेंड्स, जो भी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण परिणाम है वो वही है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 44, अन्वेषण अधिगम की प्रक्रिया में छात्र खुद को डैश मानते हैं। तो वैज्ञानिक अन्वेषण का होता है, साइंस की ही डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ बहुत सारी खोजबीन और अन्वेषण टाइप की चीज़ें होती है। ठीक है, चलिए इन्वेंशन बोलते हैं इन्वेंशन को। व्याख्यान विधि किस स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त होगी? अभिरुचि के विकास और पाठ्य सामग्री के संपूरक के रूप में, जब पाठ्य सामग्री का पूर्ण रूप से प्रतिपादन करना हो, जब विवादास्पद विषयों को पढ़ाना हो और उपद्रवी कक्षा का ध्यान आकृष्ट करना हो। तो फ्रेंड्स, व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड को बोलते हैं। तो किस लिए बेटर है कि पाठ्य सामग्री के संपूरक के रूप में आप कम टाइम में और ज़्यादा पढ़ा लेते हैं लेक्चर मेथड से, जो कि प्राइमरी लेवल पर और जूनियर लेवल पर अच्छा मेथड नहीं माना जाता है टीचिंग का। आपको पता होगा ये, और नहीं पता है तो समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46, प्रकृति अनुसार शिक्षित करने से अभिप्राय है
मानव विकास में प्राकृतिक नियमों के अनुसार शिक्षित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। एक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता है और उन्हें सावधानी पूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्री प्रयोग में ला सकते हैं। प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि कौन सी है? जी हाँ फ्रेंड्स, ह्यूरिस्टिक मेथड। तो क्या होता है ह्यूरिस्टिक मेथड? देखिए पढ़ लेते हैं, और किसने दिया था पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस विधि का सबसे पहले प्रयोग प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने किया था। इसे अन्वेषण या खोज विधि भी कहते हैं, दूसरा नाम याद कर लीजिए इसका। इसमें छात्र शारीरिक तथा मानसिक रूप से सक्रिय रहते हुए ज्ञान की खोज करते हैं और स्वयं सीखते हैं। इसमें शिक्षक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है कि छात्रों के सामने समस्या उत्पन्न हो जाए। सभी छात्र समस्या के संबंध में चिंतन और निरीक्षण करते हैं और अंत में निर्णय निकाल लेते हैं। तो संक्षेप में क्या बात हुई? शिक्षक छात्रों के सामने समस्या उत्पन्न करेंगे। नंबर 2, समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयुक्त सामग्री प्रस्तुत करते हैं। नंबर 3, आवश्यकता पड़ने पर पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48। शिक्षा की डाल्टन प्रणाली डैश द्वारा विकसित की गई है। तो आंसर है इसका सी, शिक्षा की डाल्टन प्रणाली हेलेन पार्कहर्स्ट द्वारा विकसित की गई है। ठीक है। 8 से 12 साल के बीच की अवस्था वाले बालकों के लिए नई शिक्षा की योजना बनाई है इन्होंने। और देखिए फ्रेंड्स, फोकस किस चीज़ पर किया है? विभिन्न विषयों के लिए निश्चित घंटों और समय सारणी के कठोर बंधनों को नष्ट करके बच्चों को स्वतंत्रतापूर्वक काम करने की सुविधा देना। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि कई सारे लोग ये मानते हैं कि मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप पर्टिकुलर टाइम दीजिए तभी आप सफल हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप बच्चों के ऊपर इस चीज़ को बच्चों को इस चीज़ के लिए इंडिपेंडेंट छोड़ दीजिए कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है और कितनी देर पढ़ना है। तो ऑप्शन बी इसका क्या है? बालक की रुचि जिस विषय में अधिक हो उसे उस विषय को जितनी देर चाहे उतना ध्यान से अध्ययन कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत 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 यूज़फुल होने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। व्याख्यान विधि का एक लाभ है तो ऑप्शन सी, एक लघु अवधि में तथ्यात्मक सूचना का बड़ा भाग प्रकट करना। लेक्चर मेथड जैसा आपको अभी पहले ही बता दिया गया है। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? तो आंसर है सी, जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 51। किस गतिविधि में प्रत्यक्ष पठन शामिल नहीं है? तो किसमें? व्याख्यान विधि में, क्योंकि लेक्चर मेथड में एक्टिव सिर्फ और सिर्फ टीचर होता है और बच्चे तो पैसिव में ही वर्क में रहते हैं। तो प्रत्यक्ष पठन सामग्री में इसको शामिल नहीं किया जाता है। समूह चर्चा में सभी एक्टिव रहते हैं, विद्यार्थी वाद विवाद में विद्यार्थी एक्टिव रहते हैं और पाठन द्वारा पठन में भी विद्यार्थी एक्टिव रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना आधारित निर्देशों का एक लाभ नहीं है? तो आंसर इज बी, दोहराव द्वारा सीखने को सुधारता है। जी हाँ फ्रेंड्स, दोहराव चीज़ों को सीखने को नहीं सुधारता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। समूह परियोजना कार्य के विकास में सहायता करते हैं। तो सहयोग और समस्या सुलझाने का कौशल। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। बच्चों को छनन क्रिया के बारे में बताने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। तो क्या तरीका है? ऑप्शन इज डी, प्रक्रिया का प्रदर्शन करना। तो छनन क्रिया अगर आपको बच्चों को ये दिखाना है कि कैसे मोटी चीज़ जैसे पानी में मिट्टी घुली हुई है, तो हम कैसे बताएंगे कि ये छनन क्रिया है या नहीं है? तो हम कैसे कर देते हैं, पानी बच्चों के सामने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रखेंगे आप और मिट्टी घोल देंगे उसमें, और कुछ टाइम बाद जब वो मिट्टी नीचे बैठ जाती है तो वो छनन क्रिया ही होती है एक तरीके से। जो पानी ऊपर, प्योर पानी जो है वो ऊपर आ जाता है, बाकी जो नीचे फिल्ट्रेट बचता है, जो रेजिड्यू बचता है, दैट इज़ आपकी मिट्टी, वो नीचे रह जाती है। और बच्चों को डेली लाइफ के प्रोसेस से समझाना है तो आप चाय की पत्ती वाला एग्जाम्पल भी शो कर सकते हैं कि चाय को स्टैंड करना है आपको, तो स्टैंडर लगा के आप छान लेते हैं, तो वो भी छनन क्रिया का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। कौन सा एक अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं है? तो क्या नहीं है अच्छे लेक्चर की विशेषता? एक ही लेक्चर में कई परिकल्पनाएं बताना। तो ये अच्छे लेक्चर की विशेषता नहीं है। क्या क्या विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं।
तो पहला, चित्रों और उदाहरणों का प्रयोग करना। नंबर 2, मौजूदा ज्ञान पर ही आगे बढ़ना। नंबर 3, व्याख्यान अत्यधिक लंबा नहीं होना चाहिए। नंबर 4, व्याख्यान देते समय विषय से बाहर की बातें नहीं आनी चाहिए। नंबर 5, व्याख्यान की मध्य अंत्य प्रक्रिया अवश्य होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56, अनुमानी शिक्षण विधि के लिए कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन बी, शिक्षा की प्राथमिक स्तर पर उपयोगी। अनुमानी शिक्षण विधि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उपयोगी नहीं होती है। फ्रेंड्स, केवीएस का ही क्वेश्चन है ये, पीआरटी का। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि मैं आपको फिर से बार बार एक ही चीज़ कह रही हूँ कि पेडागोजी बिना आपके रिवीजन के और बिना प्रैक्टिस के नहीं होगी, और 40 मार्क्स इज़ एनफ फॉर क्रैक द एग्ज़ाम। आप भी इस चीज़ को मानते ही होंगे, मैं भी मानती हूँ, आप भी मानते ही होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे। शिक्षण की अनुमानी विधि ह्यूरिस्टिक मेथड डैश द्वारा विकसित किया गया है। तो अभी हमने पढ़ा है आर्मस्ट्रांग द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 58, व्याख्यान विधि के कुछ अवगुण डैश द्वारा दूर किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट, विषय को संगठित तरीके से प्रस्तुत करके, दृश्य श्रव्य उपादान प्रयोग करके और विद्यार्थी अनुशासन सुनिश्चित करके। जी हाँ फ्रेंड्स, लेक्चर मेथड में जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि टीचर एक्टिव रहते हैं जबकि बच्चे एक्टिव नहीं रहते हैं। तो हमें अगर लेक्चर मेथड को अच्छा बनाना है तो उसके लिए भी काफ़ी सारे रूल्स हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, विषय को संगठित तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। मीन्स जो भी हम लेक्चर देने वाले हैं उसको इस तरह से दिया जाए और इस तरह से उसको डेवलप किया जाए कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें उसमें आती जाएं। नेक्स्ट, दृश्य श्रव्य उपादान प्रयोग करके, तो आप ऑडियो विजुअल चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं उसमें। जैसे आपने किसी टॉपिक को लेक्चर दिया और या तो उसके बीच में ही उसकी एक ऑडियो विजुअल क्लिप आपने दिखा दी बच्चों को, तो बच्चों का इंटरेस्ट भी बना रहता है, तो बच्चे पैसिव नहीं रहते हैं, एक्टिव रह पाते हैं। और नेक्स्ट, विद्यार्थी अनुशासन सुनिश्चित करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59, एक शिक्षक इस प्रकार का उत्तेजन दे सकता है जिससे बालक डैश नौसिखिया बन सकता है। तो क्रियाशील नौसिखिया बन सकता है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 60, डैश प्रणाली को उपयोग से सफल शिक्षण तरीके विकसित हुए हैं। तो आंसर इज बी, वैज्ञानिक प्रणाली से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61, समस्या समाधान विधि के जन्मदाता कौन है? सुकरात और सेंट थोमरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, योजना विधि का पहला पद क्या है? तो योजना अगर आपको बनानी है किसी भी चीज़ की, तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपने उद्देश्यों का निर्धारण करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है? तो कौन कौन से सिद्धांत आपने पढ़े हैं? तो यहाँ तो आंसर हो गया आपका जटिल से सरल की ओर, क्योंकि हमने जो भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पढ़े हैं वो क्या है? सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, ना कि जटिल से सरल की ओर। ओके, नेक्स्ट, विशिष्ट से सामान्य की ओर, संपूर्ण से अंश की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ये सारे शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विशिष्ट से सामान्य की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका आगमन विधि। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आगमन विधि में अनेक विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सामान्यीकरण करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, आज का लास्ट क्वेश्चन, आपकी राय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम क्या है? दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग, पाठ को सबसे रोचक बनाना, छात्रों का सहयोग और छात्रों के माता पिता से नियमित रूप से मिलना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका चैप्टर इंटरेस्टिंग होगा तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रेरित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये जो आपकी सीरीज़ चल रही है वो ऐसे ही चलती रहेगी, और आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि इसमें कोई आपको कमी लग रही है या कुछ और ऐड कराना है, तो आप बताइए, मैं उसको ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो जाने से पहले, दिस इज़ माई चैनल बोर्ड एग्ज़ाम
वॉरियर्स। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।